गाय में वो एज है तकरीबन 2 साल। तो एक गाय जो 2 साल की हो गई है उसको फिर आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। नहीं फिर क्या इसको हम ये बोलेंगे कि काऊ का रेप हो रहा है? 100% देखो, आप उसकी मर्जी के बगैर उसके अंदर आप हाथ डाल रहे हैं, उसको प्रेग्नेंट कर रहे हैं। और क्या है जी, इंसानों में तो हम देखो इसके लिए हम लोग सज़ा भी देते हैं, गायों में ऐसा नहीं करते क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। पुराने ज़माने में आप देखो लोगों ने घर में गाय रखी होती थी, पहली रोटी गाय को देते थे, है ना जी। वो रिवाज चलता था, गाय को गौ माता मान के बड़े अच्छे से उसको पूछते थे, बड़े अच्छे से उसका देखभाल करते थे। गाय को घर का मेंबर के तरीके रखा जाता है, जैसे आजकल घर में पेट्स को रखते हैं। तो मतलब फिर जो मुझे ये पर्पस बताओ, ये जो जितनी भी गौशाला खोली जाती हैं ये क्यों खोली जाती हैं? गौशाला का पर्पस था गाय की देखभाल करना। जैसी मर्जी गाय हो, मेल हो फीमेल हो, बच्चा हो बुजुर्ग हो, जैसी मर्जी हो, उसका देखभाल करना। जो गौ माता है वो फीमेल है, बल्द प्यो नहीं है, बल्द फादर नहीं है, जो जिसको हम बुल कहते हैं इंग्लिश में, वो फादर नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाय को प्रेग्नेंट करना है, स्पर्म कहाँ से लाएं जी? आर्टिफिशियली मिलना शुरू हो गया, ये लो पकड़ो डाल दो। ये वैसे जब ये खोली जाती है किस पर्पस से? दूध बेचने से पर्पस से होती है नहीं, या नहीं। जो गऊ की देखभाल के लिए रखने के लिए सिर्फ? अब सड़क में, अब गाय जो इतने कमरे में रही है पूरी जिंदगी, 10 साल उसने जिंदगी के कमरे में बिताए हैं, उसके सामने हमेशा खाना आता है, तो उसको पता ही नहीं खाना कहाँ से मिलना है। वो फिर खाना सूंघते सूंघते कहाँ जाती है? कूड़ेदान। हिंदू रिलीजन में आप पीछे चले जाएं, जैसे कृष्ण जी हैं, तो वो भी गायों की देखभाल करते थे। गोपाल उनका नाम पड़ा था क्योंकि गायों की देखभाल करते थे। अब गौशाला का काम है गायों की देखभाल करना, ना कि उन्हें ओवर एक्सप्लॉइट करना। अब मैं राजपुरा से बिलोंग करता हूँ। मैंने सुना था जो बंदा गौशाला चला रहा था, बाद में पता चला वही बेच रहा था। सेकंड नंबर में है वर्ल्ड पे, वर्ल्ड में बड़ी बात है, जो हम बीफ जो है सप्लाई करते हैं। हाँ, सप्लाई का हो रहा है मुस्लिम कंट्रीज में। मतलब माता की पूरी रिस्पेक्ट है, बाप की कोई रिस्पेक्ट नहीं। हाँ, अब माता में भी विभाजित कर दिया ना, ए वाली माता है, दूजी नहीं है। काम हो रहा है, लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब थोड़ी कि काम नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी ने कितना अच्छा बोला था, राइट इज़ राइट इवन इफ नो वन इज़ डूइंग इट, रॉन्ग इज़ रॉन्ग इवन इफ एवरी वन इज़ डूइंग इट। अच्छा, गाय का दूध पी सकते हो, कुत्ते का दूध क्यों नहीं पीते? सूअर का दूध क्यों नहीं पीते? आप बल्द को रखते हो? यस, 100%। 280 में से तकरीबन 50 नहीं तो 55 नहीं तो 60 बल्द होंगे। जर्सी का क्या कसूर है? अब वो गाय को थोड़ी पता था पैदा होते समय कि वो जर्सी निकलने वाली, उसका क्या कसूर है? उसके बाद आप डालो बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, हरे चारे का खर्चा, ड्राई चारे का खर्चा, जो कुछ भी आपने गाय को डालना है, जगह की मेंटेनेंस का खर्चा, जगह की अपकीप का खर्चा, ये सारा कुछ डाल के एक गाय का खर्चा एक दिन का 95 से 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, गाय को जो पहले तो फसल काटते थे, हरा चारा, सूखा चारा और भी 2-3 चीज़ें वो डाल के वो नमक चटाते थे, पूरा बढ़िया तरीके से रखते थे, है ना। उसका दूध पीते थे, पहलवान बनते थे, तगड़े भी होते थे। आप गाय को देखो ना, उसने 2 साल की उम्र की गाय है, उसने ज़िंदगी में पहली बारी बच्चा दिया, वो भी उसे चुप के ले गए। टॉप क्लास। सही बात, अपनी माँ को ही बेचते लोग। माँ को आप बेची जा रहे हो, माँ का मुल लगाई जा रहे हो, माँ जो प्रोडक्ट दे रही है वो प्रोडक्ट को आप बेची जा रहे हो, माँ को जो प्रोडक्ट खिलाना है, चारा खिलाना है, वो भी आप बेची जा रहे हो। आप कर क्या रहे हो? सेवा तो कहीं भी नहीं कर रहे। तो लोग कहेंगे वाह जी वाह, इसने गौशाला खोल दिया तो सेवा कर रहे हैं। उनको शायद नहीं पता कि मैं दूध बेच रहा हूँ, मैं तो काट रहा हूँ। जिसको आपने माँ माना उसका आपने रेप भी कर दिया, उसका आपने बच्चा भी दूर कर दिया, मतलब माँ जो का छोड़ा ही नहीं, उसका आपने दूध भी बेच दिया। उसके बाद जो माता दूध देने से मतलब बस होगी, आपने गौशाला में सोच लिया कि चल छोड़ यार दूसरी वाली ले आते हैं, ये कोई ले जाएगा। मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, गाय को नेचुरली अगर गाय प्रेग्नेंट होती है जरूर करो। लो जी, ਹੁਣ डिजिटल पेंडू स्किल हाउस लेके आया ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग कोर्स। बहुत ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੰਡੂ ਸਕਿੱਲ ਹਾਊਸ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪ੍ਰੋ, ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕੱਟ ਪ੍ਰੋ, ਇਹ 3 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ। गाने, ब्लॉग, शॉर्ट फिल्म, इंटरव्यू, रीलां, फिल्मां, जो मर्जी ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਿਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2 ਬੈਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਂਡੂ ਸਕਿੱਲ ਹਾਊਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਗਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਆ ਟਰਸਟ ਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਊਧਾਮ ਟਰਸਟ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਤਰੇਆ ਦਾਦਾਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 2016 ਜਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਵਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਜਲੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਊਧਾਮ ਦੀ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਹੈ। मतलब आप पहली ऐसी गौशाला चला रहे हैं जो डेयरी फार्म में जो गऊ है उसको निकाल दिया जाता है जब वो बुढ़ापे में चली जाती है, तो आप उसको रखते हो अपने पास। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अगर तो ये क्या प्रोसेस रहता है पूरा? आप बड़ी सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पूरे भारत देश में कोई भी गाय जो पैदा हो रही है वो डेयरी फार्म के अंदर ही पैदा होती है। जब वो गाय 2 साल की उम्र में आ जाती है, मतलब मैं आपको ना इंसानों के साथ कंपेयर करके बताता हूँ, तो इंसान में फीमेल की वो प्यूबर्टी की एज आ जाती है 12 से 13 साल, जब वो बच्चे पैदा कर सकती है। गाय में वो एज है तकरीबन 2 साल। तो एक गाय जो 2 साल की हो गई है उसको फिर आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। जब आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, इसको हम लोग वैसे तो जो अब टर्म है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि डॉक्टर, वेट या अगर कोई डेयरी फार्म में कोई भी काम कर रहा है व्यक्ति, वो अपने हाथ से स्पर्म गाय के अंदर डालता है जिससे गाय को प्रेग्नेंट किया जाता है। नेचुरल प्रोसेस नहीं है और ना ही ये गाय की परमिशन से हो रहा है। नहीं, फिर क्या इसको हम ये बोलेंगे कि काऊ का रेप हो रहा है? 100% देखो, आप उसकी मर्जी के बगैर उसके अंदर आप हाथ डाल रहे हैं, उसको प्रेग्नेंट कर रही हैं। और क्या है जी, इंसानों में तो हम देखो इसके लिए हम लोग सज़ा भी देते हैं, गायों में ऐसा नहीं करते क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है जी। अब मेल का खर्चा इतना ज़्यादा है, कोई रख के राज़ी नहीं है, तो मेल का स्पर्म फ्रीज कर लिया जाता है, उसको सेल किया जाता है। मेल आप देखेंगे गौशाला में आपको मिलता नहीं, डेयरी फार्म में आपको मिलते नहीं, जिसको हम लोग बुल कह देते हैं, वो नहीं मिलते हैं। तो उनका स्पर्म जो है वो इंसान गाय के अंदर डाल रहा है, गलत तरीके से डाल रहा है। आपको भी कोई यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देखेंगे तो गाय को उस समय पेन भी बड़ी होती है, उसके लिए शौक है, उसे पूछ के थोड़ी कुछ हो रहा है। नेचुरल प्रोसेस हो तो उनको पता है मेल है फीमेल है, सहमति से हो रहा है। जब ये जो प्रोसेस है ये है ही मतलब आर्टिफिशियल है, तो ये बिल्कुल 100% रेप है, गलत तरीका है, नहीं होना चाहिए। और ये वो चीज़ें हैं जो इंसानों को, लोगों को आम नहीं पता है, क्योंकि देखो मेरे तो घर में अगर दूध चाहिए तो ग्लास में आ जाता है, बहुत ज़्यादा है तो आप कोई मार्केट से जाएंगे लेके आएंगे। गौशाला जाने का प्रोसेस, डेयरी फार्म जाने का प्रोसेस ही खत्म हो गया। पुराने ज़माने में आप देखो लोगों ने घर में गाय रखी होती थी, पहली रोटी गाय को देते थे, है ना जी, वो रिवाज चलता था। गाय को गौ माता मान के बड़े अच्छे से उसको पूछते थे, बड़े अच्छे से उसका देखभाल करते थे। गाय को घर का मेंबर के तरीके रखा जाता है, जैसे आजकल घर में पेट्स को रखते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें लोगों को कहीं ना कहीं लगने लग पड़ी कि नहीं यार, साम संभाल बहुत ज़्यादा है। तो जैसे गाय आपसे दूर होती गई, डेयरी फार्म जाती गई, गौशाला जाती गई, आपके साथ आपका नेचुरल कनेक्ट गाय के साथ खत्म हो गया। फिर आप भूल गए दूध आ कैसे रहा है, किस कंडीशन में आ रहा है, किस हालात में आ रहा है। आपको ये पता है मेरे को दूध चाहिए, दूध आ रहा है, अब उसकी कोल्ड कॉफ़ी बन रही है, उसकी दही बन रही है, उसका जो पनीर बन रहा है, जो मर्जी बन रहा है, आपको नहीं पता उसका जो सोर्स है वो सही भी है कि नहीं है। एक जानवर है, वो कितनी क्रूअल्टी सह रहा है कि आपको रोज का 1 गिलास दूध मिल जाए, नहीं पता लगता। तो लोगों की गलती नहीं है इसके अंदर, लेकिन हाँ जो लोग कर रहे हैं उनको सब कुछ पता है, वो सब कुछ देख रहे हैं, उनकी गलती जरूर है। तो मतलब
पहले ना इस मुद्दे पे कभी बात नहीं हुई। मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने एक लड़की की वीडियो देखी थी, वो बोल रही थी कि आप गायों को बार बार प्रेग्नेंट कर रहे हो, ये तो रेप कर रहे हो आप। 100%। तो इस मुद्दे के ऊपर कोई बात तो करता नहीं, क्योंकि धार्मिक अगर पक्ष में देखूं तो वो क्या करते हैं कि गौशाला के नाम पे गौशाला खुलती है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बहुत सारे लोग धार्मिक तौर से कनेक्टेड हैं, गौ माता बोलते हैं ना, तो वो बड़ा आदर सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, और उसमें जाके खाने के लिए भी कुछ दे के आते हैं उनके लिए। फिर आज तक किसी भी धार्मिक बंदे ने, मैं बोलूँगा, ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि फिर गाँव का उसका गौ माता का रेप हो रहा है? फिर तो देखो, उन्हें गलत लगना भी चाहिए ना। जिसको चीज़ गलत ही नहीं लगती वो मुद्दा क्यों उठाएगा? जब कोई व्यक्ति खुद ही कर रहा है, उसको लगता है कि उसकी कॉन्शियस के हिसाब से वो चीज़ ठीक है। देखो ना, बच्चे को जैसा आप सिखाओगे वो वैसा बन जाएगा। अगर आपने बच्चे को छोटी उम्र से आतंकवादी बनाना है, उसको वैसा ट्रेन करना पड़ेगा। आप उसको कोई समाज सेवक बनाना है, कोई बिजनेसमैन बनाना है, वैसी ट्रेनिंग चाहिए। अब इंसान को जो आप जिनकी आप बात कर रहे हैं, देखो उसकी परवरिश ही ऐसी हुई है कि नेचुरल तरीका है, ऐसे ही करना है हमने। हालांकि गलत है, लेकिन जब उसको सिखाया ही ऐसे, क्या उसको नॉर्मल लगने लग पड़ता है ना। आप कसाई देखो जो मतलब मुर्गी काटता है, उसको एक दो बारी घिना आती होगी, बाद में उसने भी अपना घर चलाना है, उसको लगता है कि जी नेचुरल काम है, ऐसे ही होता है जी, घर ऐसे ही चलता है। वो उसके अंदर वो इमोशन उस काम के प्रति जब खत्म हो जाते हैं, उसके लिए वो चीज़ मुंडेन हो जाती है, वो कर ही जाता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मतलब फिर जो मुझे ये पर्पस बताओ, ये जो जितनी भी गौशाला खोली जाती हैं, ये क्यों खोली जाती हैं? देखो, गौशाला का एक्चुअल पर्पस क्या था अगर आप मेरे से पूछें तो देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि लोग घर के अंदर गाय रखते होते थे। बड़ा कॉमन है। आप, मैं कहता हूँ, भारत में आप 150-200 साल पहले चले जाएं तो लोग घर के अंदर गाय रखते थे, बहुत अच्छे से उसको ट्रीटमेंट देते थे, बहुत अच्छे से उसको रखते थे, फैमिली मेंबर रखते थे, पूछते भी थे, घर की पहली रोटी गाय को देते थे। जैसे जैसे वो चीज़ दूर होती गई तो आया क्या कि जी मैं अपनी गाय की देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ कि कुछ कारणवश, तो क्यों ना मैं गाय को थोड़ी देर गौशाला भेज दूं, या क्यों ना मैं गाय को परमानेंटली गौशाला भेज दूं। गौशाला का पर्पस था गाय की देखभाल करना। जैसी मर्जी गाय हो, मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जैसी मर्जी हो, उसका देखभाल करना। वो पर्पस जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफीट होने लग पड़ा, क्योंकि जो मैं समझता हूँ कि उस समय उन लोगों को भी फंड रेजिंग में दिक्कत आई हुई। ये गौशाला चलानी है जी, मेरे को पैसे नहीं है, कैसे चलाऊं? उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, गाय मेल फीमेल है, इनको नेचुरली प्रेग्नेंट करते हैं, बच्चा आएगा, दूध जो बच्चा पिएगा उसके बाद जो बचेगा वो सेल कर दिया करेंगे ताकि काम चले। ये बड़े पवित्र तरीके से शुरू होएगा। लेकिन उसके बाद जब कोई ऐसा लालची इंसान इसके बीच में पड़ा तो उसको लगा कि नहीं यार, ये तो तरीका अच्छा है, हम यहाँ पे गाय की देखभाल कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रेग्नेंट आर्टिफिशियली कर देंगे कि जी मेल जो है उसकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो गौ माता है वो फीमेल है, बल्द प्यो नहीं है, बल्द फादर नहीं है, जो जिसको हम बुल कहते हैं इंग्लिश में, वो फादर नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन गाय को प्रेग्नेंट करना है, स्पर्म कहाँ से लाएं जी? आर्टिफिशियली मिलना शुरू हो गया, ये लो पकड़ो डाल दो। तो धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बड़ा टाइम लगा होगा इसको, लेकिन आज जो प्रोसेस ही ऐसा हो गया है कि मैं कहता हूँ जी, आप 90% गौशाला पूरे इंडिया में देख लो, सारी दूध बेच रही होंगी। काम ही बिल्कुल गौशाला दूध बेचती है, गौशाला काम ही उल्टा शुरू हो गया। ये वैसे जब ये खोली जाती है, किस पर्पस से? दूध बेचने से पर्पस से होती है नहीं, या नहीं। जो गऊ की देखभाल के लिए रखने के लिए? सिर्फ गौशाला का काम है गाय की सेवा करना। अच्छा। दूध आप देखो, गाय तब देगी जब उसे प्रेग्नेंट किया जाएगा। हमारे इंसानों के अंदर ना एक ये धारणा बन गई है कि गाय है तो दूध देगी। मतलब कोई बंदा मेरे से पूछता है ना कि जी आप दूध नहीं बेचते, मैं नहीं बेचते जी, तो दूध का क्या करते हो? मतलब आएगा तो कुछ करेंगे ना। आप मेरी बात समझो, जैसे इंसान में एक मदर जब बनती है, बच्चा पैदा होता है, 6 महीने दूध देती है। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा 30 सालों का हो गया, माँ भी दूध दी जा रही है, ऐसा नहीं होता ना। वैसे ही सेम गायों में है, बच्चे को चाहिए 3 महीने दूध, 4 महीने दूध, 6 महीने दूध। जो गाय का बच्चा है उसके लिए वो उतना ही दूध पैदा करती है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि जी गाय को फिर से दोबारा जल्दी से प्रेग्नेंट कर दिया जाता है ताकि उसका दूध देना बंद ना होए। गौशाला का पर्पस ये नहीं है। गौशाला का पर्पस है देखभाल, लेकिन वो पर्पस डिफीट हो चुका है। अब एक्चुअली अगर आप मेरे से पूछो, जो गौशाला दूध बेच रही है उनमें और डेयरी फार्म में कोई अंतर नहीं है।
डेयरी फार्म जो है एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, गौशाला है क्योंकि वो अपने आप को नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बोल देती है और रिलीजियस ट्रस्ट पे मोस्टली स्थापना की जाती है। तो वो ये नहीं शो करती कि जी मतलब हम लोग सिर्फ दूध ही बेच रहे हैं, सिर्फ दूध ही बेच रहे हैं। पर्पस वही है, दूध सेल हो रहा है। आप मोटा मोटा देखो, किसी भी गौशाला चले जाओ आजकल तो, मतलब मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूँ, मैंने तो 2-3 गौशाला ऐसी देख ली जो वर्जिन मिल्क बोल के बेचती हैं जी, कि गाय वर्जिन मिल्क, वर्जिन मिल्क, हाँ, कि जी अंदर बड़ा अच्छा सेटअप लगाया है। बड़ी कॉमन है, आप लोग अमृतसर में गौशाला जाओ, बड़ा कॉमन है कि वहाँ पे उन्होंने सेटअप ऐसा लगाया है, गाय एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ती है, वो मशीन है जो गाय के थन पे लगाते हैं जिससे वो दूध जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो मशीन में से ही दूध जाता है, पैस्चराइज होता है, वो मशीन से ही दूध आगे प्लास्टिक में पैक हो जाता है। काउंटर सेल है, घर में भी बेचने नहीं आते वो दूध। गौशाला का है ना, आपको वेरका का दूध मिल जाएगा मेरे 50 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये फैट के हिसाब से। गौशाला का दूध 80 रुपये के हिसाब से बिकता है, 90 रुपये के हिसाब से बिकता है, 100 के हिसाब से बिकता है। जो बड़ी अच्छी रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं गौशाला, वो 125 रुपये किलो के हिसाब से भी दूध बेचती हैं। तो मतलब मैक्सिमम लोग गौशाला अगर खोल रहे हैं तो वो मिल्क का अगर कह लो कि फैक्ट्री लगा रहे हैं, मिल्क फैक्ट्री लगा रहे हैं। पर्पस डिफीट हो गया ना जी। पर्पस, वो कई बोलते हैं जी कि हम लोग जो है ब्रीड करेक्शन कर रहे हैं कि जी बाहर से विलायती गायें बहुत आ गई हैं जी, वो ब्रीड्स चेंज हो गई हैं, उस पर्पस में अगर ही जा रहे हैं जी वो ब्रीड करेक्शन में कि जी एक शाहीवाल है, उसको शाहीवाल का जब स्पर्म डालेंगे तो जी वो 3 या 4 बारी जब ऐसे करेंगे, जब ये पीढ़ी को आगे चलाएंगे, जनरेशन को आगे चलाएंगे, तो सही शाहीवाल दोबारा से आ जाएगी। ये देखो तरीके, आप जो मर्जी कह लो, आप जो मर्जी कर रहे हो, इवेंचुअली आप क्या कर रहे हैं, यू आर मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। आप कोई भी गौशाला, कैंदी को आंधी गौशाला आप मतलब निकाल लो, उसके पास लैंड बैंक बहुत ज़्यादा निकलेगा, उसके पास फंड्स बहुत ज़्यादा निकलेंगे, उसके बाद एफडीज बहुत ज़्यादा निकलेंगी, ज़रूरत ही नहीं है पैसे की, लेकिन फिर भी दूध का काम हो रहा है क्योंकि वो उनके लिए नेचुरल हो गया। कोई भी बंदा आता है उनको नेचुरल लगने लग पड़ा। लोग मतलब इमोशनली जुड़ रहे हैं, लोगों को लगता है कि यार, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि हिंदू कम्युनिटी में अगर मैं देखा जाए, उनके वो भाई क्या करते हैं कि उनको बोला जाता है, वो अच्छा मानते हैं कि सुबह सुबह मंदिर में मत्था टेका और खाने के लिए गऊ को कुछ हमने देना है, तो चारा भी में भी चारा भी पेड़ मिलता है कि इतने पैसे दे के वो चारा खरीद के गऊ को डालते हैं। वो सेवा मतलब मानते हैं, भावना होती है कि सेवा भावना से करते हैं, पर उनको नहीं पता कि ये बिजनेस चल रहा है सारा। बिल्कुल ठीक है जी। देखो आप, मैं श्रद्धा भाव से आ रहा हूँ गौशाला में, सेवा करने आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, मेरे को नॉर्मल नॉलेज भी नहीं है, मेरे को मैथमेटिक्स भी नहीं पता। देखो कई लोग, बहुत लोग आपको मिलेंगे जिनको पंडितों ने कहा है कि बुधवार को हरा चारा डालना है। अब मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, काफ़ी गौशालाज हैं, मोस्ट गौशालाज आपको ऐसी मिलेंगी जिनके पास वेयर हाउसिंग नहीं है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात मैं शेयर कर रहा हूँ, गाय को ना ड्राई चारा देना भी बड़ा ज़रूरी है, जिसको हम लोग पंजाबी में तूड़ी और पराली कह देते हैं। वीट हार्वेस्ट हुई तूड़ी आएगी, राइस हार्वेस्ट होएगी पराली आएगी। अब ये साल में 2 बार ही आएगी। उसको देखो ना, फसल की जब वाढी हुई उसके बाद तूड़ी आ गई या पराली आ गई, आपको वेयर हाउसिंग तो चाहिए जहाँ पे आप स्टोर करोगे। बिल्कुल ठीक है जी। बहुत गौशाला ने वेयर हाउसिंग नहीं बनाई, वो रखते ही नहीं, वो गाय को डालते ही नहीं। अब दिक्कत पता है क्या, पंडित आपको बोलता है गाय को हरा चारा डालो, बंदे को समझ नहीं आता, कहता हाँ जी पंडित ने बोला मेरे ग्रह ठीक होंगे, 2 जी हरा चारा डाल दो। उसको यही नहीं पता अगर गाय को सिर्फ हरा चारा डालो उसको डायरिया लग जाएगा, वो गीला ही बड़ा होता है। और हरा चारा क्योंकि थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल होता है। आप इसमें मार्जिन देखो ना क्या है। मैं गौशाला चलाता हूँ, हमारे पास वही गाय है जो बुजुर्ग है, बीमार है या चोट लगी है ना, हो सकता है बच्चे भी हुए, लेकिन अगर उन्हें चोट लगी है या रेस्क्यूड है तो ही हमारे पास है, अदर और कोई मतलब केस नहीं है, मतलब और कोई तरीका नहीं है उसके पास। अब इसमें आपको मैं सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ, हम गौशाला चला रहे हैं, हमारे पास वेट है, हमारे पास पैरा वेट्स हैं 3, हमारे पास तकरीबन 16 या 17 सेवादार हैं, सारे पेड हैं, डीसी रेट से ज़्यादा पैसे देते हैं। डीसी रेट मेरे ख्याल निकलेगा 7,500 8 नहीं तो 9,000 निकलेगा। हमारे पास सबसे सस्ता एम्प्लॉय जो है वो 12,000 का है। हमारे पास मैनेजर है, हमारे पास अकाउंटेंट है, हमारे पास डोनेशन बॉक्स पे बंदे रखे हैं, हमारे पास 2 या 3 सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब पूरी टीम है जो सारा काम कर रही है। ये सारा खर्चा डाल लो, उसके बाद आप डालो बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, हरे चारे का खर्चा, ड्राई चारे का खर्चा, जो कुछ भी आपने गाय को डालना है, जगह की मेंटेनेंस का खर्चा, जगह की अपकीप का खर्चा, ये सारा कुछ डाल के एक गाय का खर्चा एक दिन का 95 से 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है। बड़ी बेसिक मैं आपको बात कर रहा हूँ, 100 रुपये खर्चा एक गाय का एक दिन का, ठीक है जी।
अब एक गाय एवरेज एक दिन में 4 किलो दूध भी दे तो आपको मोटा मोटा 240 रुपये इकट्ठा हो जाएगा। गौशाला क्या कर रही है, आपसे दूध बेच के 240 रुपये इकट्ठा भी कर रही है। आपको चारा जो कि मार्केट में 1.5 रुपये से 2 रुपये किलो के हिसाब से अवेलेबल है, आपको 3 से 4 से 5 रुपये किलो के हिसाब से बेच के टॉप अप मार्जिन रख के आपको भी बेच रही है। आपसे अदरवाइज डोनेशन भी ले जाती है, सरकार से काउ सेस भी ले जाती है, सरकार से गौशाला के नाम पे बिजली भी नहीं देती। इतना कुछ मतलब वो इकट्ठा भी करी जा रहे हैं और आपसे या सरकार से सब्सिडीज भी ले ही जा रहे हैं। ओवरऑल तो प्रॉफिटेबल ही हो गया ना काम। फिर इसको बिजनेस कहेंगे, धार्मिक से तो कोई लेन देन नहीं। देखो बिजनेस तो तब हुआ अगर वो पैसे घर ले गए। मेरे को पता नहीं कि कौन चोरी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ये चीज जरूर है, सरकार को चेक तो करना चाहिए। आप गौशाला को काउसेस दे रहे हो यार, वो दूध ही बेच रही, काउसेस की क्या जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर उस गौशाला के पास ऑलरेडी बहुत लैंड बैंक है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा एफडीज हैं, आप उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो चेक करो गौशाला का। पैसे बहुत है, एफडी के उनको इंटरेस्ट आ रहे हैं, आप किस बात का काउसेस दे रहे हैं लोगों का? आप काउसेस ही घटा दें। हाँ। सेंस बनती है ना, आप पेट्रोल डलवाओ आपको काउसेस, आप डीजल डलवाओ आपको काउसेस, आप गाड़ी लेने जाओ आपको काउसेस, आप बिजली का बिल भरो आपको काउसेस, आप स्कूटर लेने चल जाओ। देखो स्कूटर वो बंदा लेता है जिसके पास मतलब फाइनेंशियली 4 व्हीलर लेने की नई क्षमता है, और 2 व्हीलर ले रहा है, आप दे उसको काउसेस ठोक देते हो। दे किसको रहे हो? जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे पड़े। क्या हो रहा है? कोई सेंस ही नहीं बनती। बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, सरकार मॉनिटर नहीं कर रही है। अब हो क्या रहा है, काउसेस बोल रहे हैं, काउसेस बोल रहे हैं, लोगों को लग रहा है बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अगर इतना काम हो रहा है, करोड़ों के मात्रा में हर महीने जब काउसेस इकट्ठा हो रहा है, तो सड़कों पे गायें क्यों दिख रही है? नहीं दिखनी चाहिए। जबकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लाखों दुनिया मर रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको मैं बड़ी मोटी मोटी मैथ्स बता रहा हूँ, गूगल पे चेक कर लो। जितनी भी बड़ी बेसिक चीज़, जितनी भी गायें भारत देश में पैदा हो रही हैं, मैक्सिमम नेचुरल डेथ नहीं मरती। मैक्सिमम गायें जो है नेचुरल डेथ नहीं मर रही हैं, या वो कूड़ा खा खा के मर रही हैं या वो एक्सीडेंट में मर रही हैं। अच्छा, बेसिक चीज दिख ही नहीं रहा है लोगों को। गाय, आपकी मैं गाय की हिस्ट्री बताता हूँ ना। एक गाय डेयरी फार्म में पैदा हुई, 2 साल की उम्र में उसको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कर दिया। अब वो एक लाइफ साइकिल में पड़ गई जहाँ बच्चा देगी दूध देगी, बच्चा देगी दूध देगी, बच्चा देगी दूध देगी। एक गाय कर सकती है 8 से 10 साल तक की उम्र तक। उसके बाद गाय ने बुजुर्ग हो जाना है, या उसकी दूध देने की क्षमता घट जाती है, कहते हैं ना दूध घट गया, या बच्चा नहीं पैदा कर पाएगी, या थन में कोई इशू आ जाएगा, कोई फिजिकल एलिमेंट लग जाएगी ना, गाय बुजुर्ग हो गई है। अब वो गाय डेयरी फार्मर के लिए असेट से लायबिलिटी बन गई है। जितना पैसा उसने कमा के देना उससे ज्यादा उस पर खर्चा आने शुरू हो गया जी। डेयरी फार्मर उसको बाहर निकाल देता। बाहर क्या है? सड़कें, है ना जी। अब सड़क में, अब गायें जो इतने कमरे में रही है पूरी जिंदगी, 10 साल उसने जिंदगी के कमरे में बिताए, उसके सामने हमेशा खाना आता, तो उसको पता ही नहीं खाना कहाँ से मिलना। वो फिर खाना सूंघते सूंघते कहाँ जाती है? कूड़ेदान। कूड़ेदान में क्या है? हमारे घर से निकला खाना प्लास्टिक में, या मंडी से निकला कूड़ा बोरियों में, रस्से में, जोड़ी मर्जी चीज में। अब गाय को नहीं पता कि प्लास्टिक डाइजेस्ट नहीं होता, उसको नहीं पता रस्से बोरे डाइजेस्ट नहीं होते, वो कूड़ा खाती है क्योंकि उसे पेट भरना है। गौ माता का हाल है हमारी, जिसको हम पूछते हैं। वो कूड़ा खाती है, वहां से उसको बीमारी लग जानी, या वो बीमारी से मर जाएगी, या वो बैठ जाएगी, एक्सीडेंट में मर जाएगी, और कोई तीसरा तरीका ही नहीं है। ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 100 गायें हैं तो 90-95 का यही हाल है। अगर मैं आपको और चीज बताऊं तो स्लॉटरिंग की बहुत है। सब हुआ है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड ऑफ बीफ। जिस देश में गाय को माता माना जाता है, दैट कंट्री इन इटसेल्फ इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ आफ्टर अर्जेंटीना। कितनी शर्म की बात है, जहां पे काउसेस इकट्ठा होता है। तो मतलब लोगों को कुल मिला के काट रहे हैं सारी सरकारें और सब मिलके। सब झोल है जी, सब झोल है। अब स्टेट्स में लॉ कैसे बने हुए हैं कि जी गाय को आप मार सकते हो अगर ऐसे 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 कुछ कंडीशंस हैं। गाय बहुत बीमार है, गाय कुछ है, अब कोई चेक थोड़ी करने आ रहा है। अब मैं राजपुरा से बिलोंग करता हूँ। मैंने सुना था जो बंदा गौशाला चला रहा था, बाद में पता चला वही बेच रहा था। हो सकता है, लोग ऐसे करते हैं ना। क्वाइट पॉसिबल करते होंगे जी, क्योंकि कोई तो बेच रहा है। अगर वो एक्सपोर्ट हो रही है, लीगल तो नहीं है या लीगल है? नहीं, इलीगल है जी सारा। तो गौ माता हम मानते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, और ये इलीगल भी है, फिर भी हम 2nd नंबर में है वर्ल्ड पे। वर्ल्ड में बड़ी बात है जो हम बीफ जो है सप्लाई करते हैं। हाँ, सप्लाई का हो रहा है मुस्लिम कंट्रीज में।
मैं आप हैरानी की बात देखो। अच्छा आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। हम गौ माता बोलते हैं गाय को, उसमें भी अपने बड़े विभाग डाले हुए हैं। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग अपने सिखिज्म में हमारी बड़ी कास्ट हैं, हिंदुइज्म में बड़ी कास्ट है ना, हमने गौ माता में भी कास्ट पाई हुई है बहुत ज्यादा। इसमें कैसे हैं? देखो जी, एक तो ब्रीड आ जाती है गायों की, ब्रीड बहुत ज्यादा है। अब जर्सी है, मेरे घर में दूध आता है, आपके घर में दूध आता है, आम इंसान के घर में दूध आता है, वो मोस्टली जर्सी गायों का दूध आता है, वलैती गायों का दूध आता है। कि रीजन क्या है कि उनकी दूध देने की क्षमता जो ज्यादा है। ओके। हमारी जो देसी गाय है उनकी दूध देने की क्षमता कहीं ना कहीं कम है। अब यार जिसका आपने सारी उम्र दूध ही पी लिया, अब एकदम से जब उसको डेयरी फार्मर ने बाहर निकाल दिया, आप कहते हैं जर्सी हमारी गौ माता नहीं है। अच्छा, जर्सी को माता नहीं मानते? नहीं मानते। बहुत ही रिलीजियस गौशाला हैं जो जर्सी गाय को गौ माता नहीं मानते। कौन रखेगा उसको? आप हमारी गौशाला आके देखो, हमारे पास 280 गायें हैं, 200 के करीब जो है आपको जर्सी मिलेगी। ये तो वो बात हुई कि इंसानों में तो जात पात का फर्क था, ये पशुओं में भी आ गया। इंसानों ने पशुओं में भी पा दिया जी। अब आप देखो, बल्द को प्यो नहीं मानते, कोई रख के नहीं राजी। आप जितनी मर्जी रिलीजियस गौशाला में चले जाओ, वहां पे वो बल्द रखते ही नहीं। कहाँ जाए बेचारे? मतलब माता की पूरी रिस्पेक्ट है, बाप की कोई रिस्पेक्ट नहीं। हाँ, अब माता में भी विभाजित कर दिया ना, ए वाली माता है जी, दूजी नहीं है। अब उसकी रिस्पेक्ट है, ठीक है जी, रिस्पेक्ट भी क्या है, उसको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करके उसका भी दूध ही बेचना है, लेकिन माता की पूरी रिस्पेक्ट है, माता दूध देती है। फिर बात थोड़ी। देख लो हिंदुस्तान वालों, आपको ये बातें कोई बताता नहीं। एक सरदार जी हैं, अमृतसर में बैठे हैं और वो गौशाला चला रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें की क्लैरिटी दे रहे हैं कि भाई ये क्या जोल होता है गौशाला जो लोग चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं, तो हम और डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। गौशाला का मेन पर्पस होना ही ये चाहिए, वो गायें आए। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता रहा हूँ, गौशाला का काम क्या होना चाहिए, वो गायें आए जो बुजुर्ग हो गई है डेयरी फार्म से, कि जी अब इसमें दूध देने की बहुत ही क्षमता नहीं बची है। आप अगर यंग गायें रख रहे हैं जो दूध दे सकती है, तो उसकी सेवा तो कोई भी कर लेगा। मतलब आम लोगों को ना ये मुद्दा उठाना पड़ेगा कि अगर रोड पे आपको गायें या बल्द दिखता है तो नज़दीकी गौशाला वाले को पकड़। हाँ, कि भाई तेरे को पैसा देते हैं, तेरे को फंड देते हैं, सरकार से भी ले रहा है, हमारे से भी ले रहा है, तो लोग धार्मिक तरफ से भी तेरे को दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बाहर फिर रहे हैं, तो मतलब उसका कसूरवार जो है, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो, चाहे गऊ मरे, ठीक है, या बल्द मरे, उसका जो कह लो कि इसका जिम्मेदार जो है तो वो गौशाला वाला है, क्योंकि वो पैसे ले रहा है। आप इसको दूसरे तरीके से देखो, जब तक गौशाला के अंदर दूध देने वाली गायें हैं वो जिम्मेवार है। आप सेवा किसकी कर रहे हो? जिसकी कोई भी कर लेगा। आपको सेवा उसकी करनी चाहिए जिसकी कोई नहीं करने को राजी। 100% सही बात बोली। देखो, दूध आपने सारी उम्र पी लिया, आप कौन होते हैं एंड में कहने वाले जी गौ माता नहीं है? आप शहर में देखो, शहर में, अच्छा आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, भैंस होती है, भैंस का दूध भी आता है जी। सड़क पे आपको भैंस क्यों नहीं दिखती? कभी आपको गायें दिखेंगी, और गायें भी हैं, देसी नहीं दिखेंगी, जर्सी ज़्यादा दिखेंगी। जर्सी में क्या होता है, जिन गायों पे पैचेस होते हैं, क्लियर रंग नहीं होता, वो जर्सी होती हैं। व्हाइट के ऊपर काले स्पॉट होंगे, ब्राउन स्पॉट होंगे, काली के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स होंगे, जो दूध के पैकेट पे दिखती है। हाँ, यस, वो जर्सी गायें हैं जी। यस, बिल्कुल ठीक। अब जो हमारी जो मतलब जिनको हम लोग सो कॉल्ड गौ माता मानते हैं, वो गेरुए रंग की होती हैं या वाइट कलर की होती है, प्योर ब्रीड्स होती हैं, हम होता है उनके, बड़ी अच्छी, बहुत सुंदर होती हैं, बड़ा अच्छा है। वो वाली गायें भी आपको सड़क पे नहीं दिखती हैं बहुत ही, ठीक है जी, क्योंकि उनकी कोई ना कोई एंड में उनको गौ माता मान रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, गौशाला ले रही है। जर्सी का क्या कसूर है? अब वो गाय को थोड़ी पता था पैदा होते समय कि वो जर्सी निकलने वाली है, उसका क्या कसूर है? दूध उसे आपने पूरी उम्र, मतलब देखो गाय की उम्र कितनी, 12 साल, 10 साल वो एक्सप्लॉइट हुई है, 2 साल उसकी जीवन के रह गए, सड़क पे मर गई बेचारी। जब उसने रिटायर हो गए, थोड़ा सी सुख की जिंदगी बोल लो, राई कुछ नहीं उसके पल्ले, तो उसका बेड़ा गर्क हो गया। जब तक वो दूध दे रही थी बहुत बढ़िया थी, दूध खत्म, गाय गई। भैंस क्यों नहीं दिखती कभी सड़क के ऊपर, रोड पे? ये क्यों? सारे स्लॉटरिंग कर देते हैं। अच्छा। काली भैंस, भैंस दूध भी बड़ा अच्छा देती है, वो जब तक दूध दे रही है बहुत बढ़िया, जिस दिन दूध बंद अगले दिन स्लॉटर गई। कॉमन है, पर इसको लोग मान चुके हैं ना, एक्सेप्ट कर चुके हैं। कॉमन है जी। देखो आपकी आंखों, पता है क्या, कमरे में बिल्ली है, आप नहीं देखो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिल्ली नहीं है। काम हो रहा है, लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी कि काम नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी ने कितना अच्छा बोला था, राइट इज राइट इवन इफ नो वन इज डूइंग इट, रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ एवरी वन इज डूइंग इट। तो जो गलत है वो गलत है, आप मानो ना मानो, आपने पर्दे डालने डाल दो, नहीं डालने ना डालो, इतना बेसिक है। तो मतलब
इसके ऊपर फिर आप क्या कैसे काम करते हो, क्या स्टाइल है आपका, मतलब काम देखो हमने ना बड़े अच्छे पैरामीटर्स रखे हैं। मैं आपको बड़ी सही सी चीज़ बताता हूँ। हमारे गौशाला की ना यूनिकनेस बहुत है। हम लोग गाय की ब्रीड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। अच्छा, आप नहीं फर्क करते? ना मेल है फ़र्क नहीं पड़ता, फीमेल है फ़र्क नहीं पड़ता, देसी है फ़र्क नहीं पड़ता, वलैती है अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। वो यहाँ बुजुर्ग होनी चाहिए, या बीमार होनी चाहिए, या उसकी चोट लगी होनी चाहिए। हमारे यही 3 पैरामीटर हैं। उम्र क्या है, जेंडर क्या है, रेस क्या है, ब्रीड क्या है, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तीनों में से अगर कोई भी है, बुजुर्ग है, बीमार है, चोट लगी है, हम लोग वो गाय ले लेते हैं। आप बलद को रखते हो? यस 100%। 280 में से तकरीबन 50 नहीं तो 55 नहीं तो 60 बल्द होंगे। पहले सरदार जी कह सकता हूँ मैं, जो गौ माता के साथ साथ बलदों को भी अपने गौशाला में रखते हैं। मेरे को बाकियों का तो पता नहीं जी, मैंने किसी गौशाला में बल्द नहीं देखे हैं बहुते। मैंने भी नहीं देखे कभी। हाँ, अपने मैंने जरूर देखे हैं। आपको मैं अब एक बड़ी अच्छी और यूनिक चीज़ बताता हूँ। गायें, ठीक है जी, वो जब तक मेल और फीमेल आप साथ रखोगे प्रेग्नेंट फिर होगी। हम लोग अपनी गौशाला में हमने वाड़े बहुत रखे हैं, मेल को फीमेल के साथ हम मिक्स ही नहीं करते हैं। हम चाहते ही नहीं यहाँ बच्चा पैदा है। क्यों? पर अगर नेचुरल वो करना चाहते फिर तो ठीक है। देखो गाय सारी उम्र ही अपने बच्चे पैदा कर करके आई है जी। अब वो बुजुर्ग होके आ गई है, उसको रेस्ट तो दो। एक इंसान जिसका जीवन 80 से 100 साल है, 60 साल कह लो, 60 से 100 साल है, वो जीवन में एक बच्चा करता है, बहुत मतलब पुरानी बातें करो तो 4 कर लेते, उससे ज़्यादा क्या होता था ना। गाय जिसका जीवन ही 12 साल है, उसे अपने 10 तो बच्चे करा दिए। अब तो यार शांति दे दो अगली को। पर एक सवाल ना और आएगा इसमें कि अगर आप ये कहना क्या सही होगा कि गाय को प्रेग्नेंट मत करो, गाय से दूध मत निकालो, ऐसे? नहीं, मैं आपको बड़ी सही पूरा नहीं होगा ना दूध। नहीं, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ। गाय को नेचुरली अगर गाय प्रेग्नेंट होती है जरूर करो। पर इससे फिर पहले ही कहते दूध अगर 100 लीटर जा रहा है तो आता 50 लीटर है, 50 लीटर पता नहीं कहाँ से पूरा कर रहे हैं। आप मेरी बात समझे ना। देखो अडल्ट्रेशन तो पहले भी चलती थी, अडल्ट्रेशन बाद में भी। पर इससे और कम नहीं हो जाएगा दूध की प्रोडक्शन? आप देखो ना हमारा, अब इसी बात से आप जज करो कि आपका फोकस कहाँ है कि यार मेरे दूध की डिमांड नहीं घटनी चाहिए। फोकस क्या है, मेरे दूध की जो मर्जी होता रहे, मेरे दूध की डिमांड ना घटे। देखो तो सही हम कर क्या रहे हैं। तो लोगों का सवाल होगा ना ये कि फिर हम अपने बच्चों को क्या पिलाएंगे अगर दूध ही मैं आपको बड़ी बेसिक चीज बताता हूँ। सोया मिल्क आ गया, आमंड मिल्क आ गया, कैशू मिल्क आ गया, आजकल क्या चल रहा है, वाटरमेलन के बीज का मिल्क आ गया, कितनी तो वैरायटी ऑफ मिल्क आ गई हैं। आप वो चीज़ों से पूरा कर लो। अच्छा मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, मिल्क इज ओनली हॉर्मोन्स। कितने बच्चे आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंट पैदा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दूध जो है गाय के बच्चों के लिए बना, आपके लिए बना ही नहीं है। आपने अपनी माँ का दूध पिया है, गाय अपनी माँ का दूध पी रही है, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो? बकरे का दूध आपने सुना, कई लोग पीते हैं, कई लोग पीते हैं, बकरी का दूध पीते हैं, आपने सुना? हाँ जी। वो कहते हैं जी कि जब आपने अभी सुना होगा व्हाइट ब्लड सेल्स घट जाते हैं, जो कहते हैं बकरी का दूध पिला दो। जी जी। एक मतलब वो चले ही जाते हैं। बकरी दूध कितना देती है? मसा किलो देती है, नहीं आधा किलो देती है, नहीं उसका भी पीते हैं। अगर आपको दूध ही पीना है, जिस मर्जी जानवर का पी लो, गाय के पीछे क्यों पड़े हो? इसमें ज़्यादा प्रोटीन वगैरह कुछ होते होंगे ना? नहीं सर, देखो प्रोटीन के तो और बड़े सोर्सेज हैं, और वैसे सदियों से ऐसे चलता आ रहा है ना कि दूध पीना है। जो बंदे नॉन वेज नहीं खा रहे या कुछ ऐसी फूड नहीं खा रहे, वो कहते हैं दूध पीना है। सदियों से अगर ये चीज़ चलती है तो उसमें गाय की देखभाल बहुत अच्छी थी। वो आपके घर पे रखी जाती थी, उसको पूजते थे, उसका बिल्कुल देखभाल रखा जाता था। वो चीज़ें क्यों आप बाहर निकाल रहे हो? वो चीज़ें साथ में करो। आपके घर में गाय एक्सेस दूध पीती है, बच्चे देने के बाद तो पी लो। अच्छा, गाय को जो पहले तो फसल काटते थे, हरा चारा, सूखा चारा और भी 2-3 चीज़ें और डाल के वो नमक नमक चिटाते थे, पूरा बढ़िया तरीके से रखते थे, है ना? तो उसका दूध पीते थे, पहलवान बनते थे, तगड़े भी होते थे। अब जो दूध आ रहा है, फिर जो डाइट वो दे रहे हैं, वो तो फिर हमारे अंदर ही जा रही है। इंजेक्शन वगैरह भी देते हैं। आप देखो जो गाय गौशाला के अंदर क्या होता है, जो मज्ज होती है ना, मेशली मज्ज तब तक दूध नहीं देगी जब तक बच्चा पास ना हो। ठीक है जी। यूजली तो बच्चा पास आता है तो मज्ज का दूध नीचे आता है। अब क्योंकि बच्चा वो रखते नहीं है, वो उसको इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन जो है वो भी एक हार्मोन है जिसके कारण दूध नीचे आता है, ताकि जब वो मिल्किंग करे तो दूध जल्दी आ जाए। तो आप चीज़ें तो वही कंज्यूम, अब इंजेक्शन छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, एक इमोशनल हेल्थ ऑफ द एनिमल। वो जानवर जो बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं कर रहा है, बहुत गलत कंडीशन में आप गौशाला जाएंगे ना कभी, या आप डेयरी फार्म जाएंगे, गोए में तो लिपटी होती है गाय। वो मतलब अच्छा तरीके से थोड़ी ना कहीं रखी जाती है। गर्मी बहुत है, भेड़ चाल है, देखो जगह इतनी है। गाय आपको मैं अगर बोल दूं कि सारी ज़िंदगी आपने इस कमरे निकालनी, कितना औखा। अब गाय
इतने ही कमरे में 10 गायों के साथ रहती है, सारी ज़िंदगी निकालती है, कितना औखा होएगा। उसकी मेंटल स्टेट कैसी होगी, उसकी इमोशनल स्टेट कैसी होगी। उस समय जब गाय ने जैसे ही बच्चा दिया, उसके बच्चे को उससे अलग कर दिया गया, कितने दुख में होगी। और वो दुख में, उस इमोशनल स्टेट में तो वो दूध दे रही है जो आप पी रहे हो, क्या आपका भला हो जाएगा? कख नहीं होने वाला। ये सब प्लेखे हैं। बहुत लोगों को तो दूध सूट ही नहीं करता, पी जाते उनको तो बाद में डॉक्टर कहता है जी आपका गलत हो गया। बहुत बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट है, और ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने गाय का दूध नहीं पिया तो आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी आ जाएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गाय के दूध में और अदरवाइज नहीं मिलती है। आप वहाँ से चीज़ें पूरी कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप किसी को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा के, बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुँचा के, फिजिकल पेन पहुँचा के उससे कोई चीज़ ले रहे हो जो आपको लगता है आपका भला करेगी, ज़िंदगी में नहीं करेगी। पर ये डॉक्टरी जैसे प्रोसेस है तो इंसान भी तो करते हैं, IVF वगैरह जो जैसे हो गया, कुछ लोग इसको गलत नहीं मानते, विद परमिशन करते हैं। फिर वो गाँव से कैसे परमिशन लेंगे, वो तो बोलेगी नहीं ना। तो गाय करना ही नहीं चाहती ना, गायों में वो चीज़ है ही नहीं। आप देखो, अच्छा IVF के तरीके बच्चा पैदा होता है, बच्चा आपसे ले जाते हैं, बच्चा ले जाते हैं आपसे, नहीं, गाय का तो ले गए। आप गाय का देखो ना, उसने 2 साल की उम्र की गाय है, उसने जिंदगी में पहली बार ही बच्चा दिया, वो भी उसे चुप के ले गए। अगर गाय ने बछड़ा दे दिया, मेल दे दिया, मतलब फीमेल ना दिया आगे, फिर वो क्या करते हैं उसका? देखो, जो मैंने सुना है, फीमेल का जो बछड़ा होता है उसका स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, जो मैंने सुना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे को इसकी कुछ मतलब फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, लेकिन उसकी स्किन जो है बहुत महंगा बिकता है। तो इवेंचुअली उसकी भी स्लॉटरिंग होती है, और उसका जो मीट है वो भी बड़ा सॉफ्ट निकलता है, तो वो भी बड़ा महंगा बिकता है, जो मुझे नॉलेज है। बट मैं कोई सही सोर्स नहीं हूँ इसके बारे। और आजकल तो देखो, आर्टिफिशियल स्पर्म्स में जो उन्होंने इतनी वर्किंग कर दी है, वो कहते हैं स्पर्म ये वाला डालो, बच्ची भी पैदा होगी, फीमेल ही पैदा होगी। अच्छा, इधर पुट्ठा है, ये भी हो गया अब? हाँ, इधर पुट्ठा है जी। जैसे इंसानों में होता है ना कि जी मेल पैदा हो, गायों में होता है फीमेल पैदा होनी चाहिए, क्योंकि दुधारू वो है, मेल नहीं है बेचारा, बोलते हैं। तो बड़ा फर्क है जी, मतलब बड़ी फर्क चीज़ें हैं। ये तो सरकार को चाहिए कि चीज़ें रोके, मतलब सरकार ही ऐसे फैसिलिटीज़ बना रही है जहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर स्पर्म को फ्रीज किया जाता है। थोड़ा मैं पंजाबी ਦੱਸਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਆ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਹੀ ਮਾਤਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਹੈ ਨੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਮੇਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ चाहिए। आप बड़ी अच्छी चीज़ है ना जी। आप हिंदू रिलीजन में आप पीछे चले जाएं, जैसे कृष्ण जी हैं, तो वो भी गायों की देखभाल करते थे। गोपाल उनका नाम पड़ा था क्योंकि गायों की देखभाल करते थे। अब गौशाला का काम है गायों की देखभाल करना, ना कि उन्हें ओवर एक्सप्लॉइट करना। उल्टा हो रहा है काम। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? गौशाला तब तक जिम्मेवार है जब तक उनके पास दुधारू गायें और सड़क पे जो गायें फिर रही है जो दूध नहीं दे सकती है। उल्टा होना चाहिए। दुधारू गाय की कोई भी सेवा करने को तैयार है, ये तो मेरे को पता है जी, क्योंकि मैंने बड़े कॉमनली लोग देखे हैं कि जो बोलते हैं अगर कोई दूध वाली गाय है तो हमें दे दो जी, हम उसकी सेवा कर लेंगे। कोई भी करने को तैयार है। हमारे पास हो भी जाता है कि गाय प्रेग्नेंट होके आई थी, लोग पैसे देते हैं कि इतने पैसे लो, लाखों में बिकती हैं। हाँ, देखो हमारे पास तो कभी कभार कोई लोग आते भी हैं कि जी गाय आपकी प्रेग्नेंट आई है तो हमें दे दो, हम सेवा कर लेंगे इसकी, जो बच्चा आएगा उसका भी ध्यान रखेंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस नहीं है ये। अगर तो आपके पास गौशाला के अंदर गायें हैं जो दूध देती है और अगर आप उसका दूध बेच रहे हैं, आपको काउसेज लेने का कोई हक नहीं है। आपको लोगों को वैसे ही मैं बोलता हूँ चारा बेचने का कोई हक नहीं है। आपका काम प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, आपका काम है सेवा करना। चारा आपको आ रहा है बड़ा अच्छा, आपको जी सपोज 100 रुपये क्विंटल आ रहा है, आप 100 रुपये क्विंटल बेच दो, आपने क्यों उसमें मार्जिन रखना है?
सरकार से आप काउसेस ले जा रहे हो और अच्छा काउसेस दे रही है सरकार, गलत नहीं दे रही है। मतलब इतना काउसेस देती है कि आपका 50% से ज़्यादा खर्चा निकल रहा है। उसके बाद आप देखो डॉक्टर रख के नहीं राजी। एक गौशाला के अंदर ना एक्चुअली जैसे हम लोग चलाते हैं, हमने एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट होता है उनसे हमने कैपेसिटी मांगी है कि कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए हमारे पास, जितनी जगह है एक वाड़े का ये साइज है, इसमें कितनी गायें आ सकती हैं। गौशाला में कोई फॉलो नहीं करता। अमृतसर में तो आपको ऐसी गौशाला मिलेंगी जिनकी कैपेसिटी 200 है, गायें 400 है, जिनकी कैपेसिटी 300 है, गायें 500 है। क्यों? क्योंकि दूध देती है। और ये अमृतसर में नहीं है, ये पूरे इंडिया में होएगा। मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि बंदा वो देख के ही नहीं राजी कि 2 बंदे एक कमरे में आप पा दो, साल के लिए लड़के बाहर निकलेंगे, लड़ाई होनी, गुत्थम गुत्थी होना ही होना है, शांति से कोई रह ही नहीं सकता। आप एक कमरे में आप 20-25 गायें पा देते हो और आप बड़ी, मैं आपको कॉमन सी बात बता रहा हूँ, हमारी गौशाला आके देखोगे ना, चीज़ मैंने नोटिस की है, जिस गाय के सींग है ना वो गाय को पहला खाना खाने को मिलता है, जिसके सींग नहीं है उसको सींग वाली सींग मार के परे कर देती है। गायें आपस में लड़ते हैं, जितनी जगह है आपके पास उन्होंने लड़ना ही लड़ना है। मतलब चित्रों जितनी सारों ने होना है, ऐसी नहीं है गौ माता तो लड़ाई नहीं करती है कि बड़ी साहू, ऐसा नहीं है, गुस्सा उनको भी आता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से सारा कुछ मैनेज करेंगे, आपका पर्पस ये है ना, काउ वेलफेयर आपका पर्पस होना चाहिए, रिलीजियस प्रोपगेशन आपका पर्पस नहीं होना चाहिए। गौशाला जो है रिलीजियस ट्रस्ट क्यों खुल रही है? नहीं खुलनी चाहिए, वो एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट होनी चाहिए। हमारी जैसी गौशाला है वो एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट नहीं है। हमारा जो पर्पस है वो सेवा करना है। हमारा पर्पस जो है धर्म का प्रचार नहीं है। मतलब जब आप देखो, जब आप धर्म के हिसाब से आओगे ना, आप गायों की डिस्क्रिमिनेशन भी करोगे। आप फिर फीमेल तो प्योर है, जो मेल है वो तो प्योर है ही नहीं, उसकी आप सेवा नहीं करोगे ना, वो दूर हो गए। उसके बाद जितनी गायें हैं, मोस्टली गायें जर्सी हैं, उनको भी आप बाहर निकाल दोगे। बचेंगी गायें वो जिनकी कोई भी सेवा करने को तैयार है। तो आपको जी आज मैं गौशाला खोली, उनकी सेवा मैं करूंगा, यार आपका पर्पस ही है नहीं हो। आपका काम मतलब आप वो चीज सोसाइटी में पूरी करो जिसकी रिक्वायरमेंट है। आप गौशाला खोल के कहो जी मैं वो पर्टिकुलर गायों की सेवा करूंगा जिसकी सारे ऑलरेडी कर रहे हैं। आपको पता है अमृतसर में गौशाला है, बड़ी फनी बात है, वो आपको बोलेंगे, आपको कोई पंडित बोलेगा जी कि आप गौ दान करो, आपका भाग्य में तरक्की आएगी जी। आप गौशाला के पास आओगे और लाख से 1.25 लाख रुपए आपसे लेके राजस्थान से गायें मंगाएंगे, शाहीवाल होगी या कोई भी 1-2 वैसी जो इंडियन ब्रीड्स हैं जी, वो आपसे गायें मंगाएंगे। वो गायें जब दूध देना शुरू होगी आपसे उसके महीने का मेंटेनेंस लेंगे जी 5,000 नहीं तो 6,000 रुपया। सेवा है, आपको सेवा ही बोलेंगे जी, गाय की सेवा के लिए आप पैसे दो, उसके बदले आपको रोज 2 किलो दूध भी कर देंगे। बाकी जो दूध बचा वो उन्होंने बेचना ही है बाहर। एक कहाँ का गौ दान है, वो तो ऑलरेडी दान हुई पड़ी थी, आप खरीद के ले आए। अच्छा माता को आप सेल परचेज करते हो, बताओ कोई बात है? आप माता का मूल्य लगाने चल जाते हैं, 50,000 की दूध कम देती है, नहीं 1.25 लाख की, टॉप क्लास। सही बात, अपनी माँ को ही बेचते लोग। माँ को आप बेची जा रहे हो, माँ का मूल्य लगाई जा रहे हो। माँ जो प्रोडक्ट दे रही है वो प्रोडक्ट को आप बेची जा रहे हो। माँ को जो प्रोडक्ट खिलाना है, चारा खिलाना है, वो भी आप बेची जा रहे हो। आप कर क्या रहे हो? सेवा तो कहीं भी नहीं कर रहे। बस आपके पास वो गौ माता है, आप कहते हो सेवा हो रही है। 4 बंदे रखे हैं, जैसे आप गाड़ी साफ सफाई लिशकाने के लिए ड्राइवर नहीं रखा होता, गौ माता को वेड़ा साफ करने के लिए आपने 4 हाउसकीपिंग के बंदे रख दिए, 4 आपने दूध निकालने के लिए बंदे रख दिए, आप कहते सेवा हो रही है। एक पर्पस थोड़ी हुआ। गौ भी बोलती होगी मेरे को माता मत बनाओ, मेरे को जानवर ही रहने दो भाई, उसको तो बेचारी पशु ही रहने दो मेरे को। देखो उसको तो बेचारी को पता ही नहीं ना, गाय को तो पता ही नहीं। वो देखो ना, बड़ी त्रासदी देखो, वो गौ माता जब बनी उसका बच्चा ही उससे ले लिया, बताओ। बच्चा उसके पार रखोगे, दूध तो बच्चा ही पी जाएगा, बेचोगे क्या? एक को आपने माँ का दर्जा दिया, उससे उसका बच्चा ही खो लिया, तो माँ ही नहीं रही जब बच्चा ही नहीं लाके, तो है ना जी। फिर उसका आपने दूध बेचना शुरू कर दिया, रह क्या बेचारी का। लोग ना आपसे भी सवाल करेंगे कि आप ऐसा फिर आप कैसे चला रहे हो, आप भी तो कुछ ना कुछ लेते ही होगे। अगर आपको कितनी गऊ है आपके पास? हमारे पास 280 हैं। तो उनको फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, मैंने आपसे शेयर कर दिया, गाय गौशाला चलाने का जो खर्चा है एक गाय के पीछे 90, 95 या 100 है, इससे ज़्यादा नहीं है। हम गौशाला चला रहे हैं, हमारे खाते चेक कर लिए, हम 100% वाइट में डोनेशन लेते हैं। हमारे को जो मोटा मोटा 8 लाख रुपए के करीब हमारे को मंथली रेज करना होता है। अगर वो रेज ना करें तो हमारी गौशाला पूरी सही तरीके से नहीं चलेगी, क्योंकि आप खाना ही नहीं लेके आ पाओगे, आप क्या मतलब करोगे ना।
मतलब जितने हमारे पास बंदे हैं, मैं आपको मोटी मोटी बात बोलूँ तो 3 लाख से ज़्यादा तो तनख्वाहें हैं हमारी, बाकी उनका खान पीन का खर्चा है। मैं आपसे अगर जेन्युइन बात करूँ, इसमें भी 10-15 हज़ार जो है हाउसकीपिंग का खर्चा आएगा, 25-30 हज़ार पे पहले हमारा दवाइयों का खर्चा होता था। अब लोग ही हमारे को दवाइयाँ इतनी दे जाती हैं, क्योंकि बंदे के माइंड में आता है मैं दवाई दे देता हूँ, दवाई दे देता हूँ। वहाँ पर दवाइयाँ ही स्टॉक में इतनी कि हमने मेरे ख्याल 5-6 महीने से दवाई नहीं खरीदी है। अब हमारा फंड रेज करने का तरीका कि हमने डोनेशन बॉक्सेस लगाए हैं, जिसकी श्रद्धा है, जितनी श्रद्धा है दे दो। मेरे कोई दोस्त हैं, कोई फ्रेंड है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी गौशाला आके देखें, हमारा जो इनिशिएटिव है, हमारा जो पर्पस है, हमारी जो यूनिकनेस है वो आके देखें। पैसे नहीं मांगते हम, आपकी इच्छा, आपको काम अच्छा लगा आपने वैसे ही दे जाना है। नहीं चारे के तो लेते होंगे? नहीं नहीं हम नहीं बेचते। देखो चारे के लिए ना हमने जमीन ली हुई है 10 एकड़, हम लोग खुद ही उगा रहे हैं, हम लोग लेके आ रहे हैं। हमारा जो खर्चा वो मतलब बैकएंड पे एम्प्लॉइज़ का खर्चा या चीज़ों का खर्चा, हमारे को चारा वैसे ही मार्केट से सस्ता पड़ जाता है क्योंकि हमारी खुद की प्रोडक्शन है। हमारा पर्पस ये था कि एक लौती गौशाला, यहाँ पे कुछ नहीं बिकता, ये इकलौती गौशाला जो आपसे पैसे नहीं मांगती, आपकी इच्छा है देनी दो, हम नहीं मांगेंगे आपसे। आपको हमारा काम अच्छा लग गया दे दो, नहीं अच्छा लगा तो हमने किस बात की ऑब्लिगेशन लेनी। हम वैसे ही वो कोई पैसा नहीं चाहते जिसकी इच्छा ना हो हमारे को देने को और मुझे कोई पैसा दे, हम ये वाला काम नहीं करते हैं। अब हमारे को मोटा मोटा मंथली 4 नहीं तो 5 कभी कभी 6 लाख भी इकट्ठा हो जाता है। मई अगर आप मेरे से पूछे तो मई में हमारे को इकट्ठा ही सारा 3.5 लाख हुआ था। लेकिन हम लोग फाइनेंशियली साउंड हैं कि हम पैसे पूरे कर देते हैं, हमारा शौक है। खुद से लगाते फिर? हाँ हमारा शौक, देखो आप शौक आपने पूरे करने हैं, आपने रात को क्लबिंग जाना है, आपका 25-30 हज़ार खर्चा तो वैसे ही आ जाना है। आपका शौक है, आपने बड़ी गाड़ी लेनी है, आपकी गाड़ी की किस्त जानी है, महीने का 2.5-3 लाख रुपए वो भी खर्चा आ जाना है, ज़्यादा आ सकता है। तो शौक के लिए तो शौक का कहते ना, शौक का कोई मूल्य नहीं होता। हाँ साਡਾ शौक ही करना चाहे नहीं करते। देख लो भाई पंजाबियों के सेवा करने का तरीका लगा लो, ये शौक बोल रहे हैं वैसे। हाँ कि लोग गौशाला खोलते हैं, गौ की सेवा करते हैं, लगा लो, है ना। तो अगर आपसे लोग ये नहीं पूछते कि सरदार हो के गौशाला खोल के बैठे हो भी, ये बड़े धार्मिक सिस्टम है? हाँ। बड़े लोग पूछते हैं, लेकिन मैं बड़ा सही, मेरे को लगता है, देखो हम धार्मिक काम ही नहीं कर रहे। हमारे को हमारे गुरु ने क्या सिखाया, सेवा करनी है। हमने वो चीज पकड़ी जहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा था, जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी आप वही चीज करी जाओ, जो सारे कर रहे हैं तो पर्पस डिफीट ही होगा ना, क्योंकि तो ओवर हो ही जाएगा। ये कोई भी नहीं कर रहा था। आपको पता हमारे को गौशाला मिली कैसे? मैं आपको बड़ी अच्छी स्टोरी बताता हूँ। हमारे को तो हमारे डीसी हैं, मेरे को उनका फोन आया खैरा साहब का कि जी ऐसे गौशाला का प्रोजेक्ट है, आप इंटरेस्टेड हो? मैं सर हमारे को नहीं आता जाता, मैं आपको सही लोगों से मिला देता हूँ। जब मैं सही लोगों के पास गया जो ऑलरेडी गौशाला चला रहे थे, वो कहते इन्हें को जमीन हमारे नाम करें। क्यों भाई? या इन्हें कहो जी कि हमारे साथ पक्का अग्रीमेंट करेंगे जी, मतलब 100 साल, मतलब परपेचुअल अग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि तब सरकार कहती थी हम या 3 या 5 साल का अग्रीमेंट करेंगे, कॉर्पोरेशन कहती थी आपका काम ठीक होएगा तो हम आगे फर्दर लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे जी। अब वो कहें जी अगर कल को गौशाला चल गई तो हमारे से वापस ले लेंगे, तो ले लें भाई, सरकार हमें पैसे दे। क्यों दे भाई? आपके पास इतने पड़े हैं, उसका आप क्या कर रहे हो? एफडीआं जो आपने रखी है क्यों नहीं कर रहे हो आप? मेरे को उनका पर्पस समझ नहीं आया। तो हमारे बड़े अच्छे मेयर होते थे अमृतसर में, सरदार करमजीत सिंह रिंटू जी, उन्होंने मेरे को एक बार कहा चलो गौशाला देखने चलते हैं। मैं उनके साथ गया, मैं कहा ये तो 100 गायें हैं तो हम खुद ही कर लेंगे, तो बहुत काम ही है नहीं। तो वैसे करते करते इन्होंने चलो मतलब अखबार में ऐड लगाई कि जी 500 गौशाला गाँवों की सेवा करने के लिए जो तैयार है वो मतलब लेटर ऑफ इंटरेस्ट शो करे। हमारे साथ 2-3 गौशाला ने और मतलब कर दिया। जब वहाँ पे पता चला जी काउसेस नहीं मिलना, सारी दौड़ गई। पर्पस ही है नहीं। देखो हम फाइनेंशियली सौखे थे, हम करके फाइनेंशियली सौखे ना होते तो हम भी मतलब किसी की तरह दूध ही बेच रहे होते। मैं मतलब क्लियर हूँ इसके अंदर। ये अगर आप फाइनेंशियली ठीक हो, आपका पर्पस ठीक है, आपका इंटेंट ठीक है, आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे तो ही आप सही काम करोगे, नहीं तो आप भी बाकियों जैसे दूध बेचोगे। आप अमृतसर में देखो ना, रेस क्या लगी हुई है जी। सबसे अच्छी गायें हमारे पास हैं, सबसे सही ब्रीड की गायें हमारे पास हैं, या मतलब जब बोलते हैं ना सबसे अच्छा दूध हमारा निकलता है, सबसे महंगा दूध हमारा निकलता है। क्या करना आपने? ये एक बात थोड़ी है। आप कहो जी वो गाय हमारे पास है जिसको किसी ने नहीं रखा, मजा तो उस चीज का है ना। जिसको अमृतसर में कोई भी एक्सीडेंटल गाय आएगी सिर्फ हमारे पास, किसी के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप देखो बहुत ही गौशालाज ने डॉक्टर ही नहीं रखे हुए पक्के, क्योंकि उनके पास गायें बड़ी सेट हैं, यंग गायें हैं, उन्हें दूध देना बढ़िया करना। हमारे पास आनी हुआ जो बुजुर्ग है जिसको बीमारियां लगनी, यहाँ जो ऑलरेडी बीमार है, जिसको चोट लगी और इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। मैंने देखा कि रोड के किनारे पे ना बहुत सारी गऊ हो या बछड़े हो,
अगर एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं वो वहीं पर पड़े हुए रहते हैं, गड़ जाते हैं, वहीं सड़ जाते हैं ना, उसका नहीं वे उठाते कोई, मतलब गाँव से लगे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? यस, इसका मैं आपको बड़ी सही चीज़ बताता हूँ। स्मार्ट सिटी के अंदर सरकार को ये करना ज़रूरी है, लाजमी है कि कार केस यूनिट लगाएं। कार केस यूनिट बहुत ही शहरों में लगा ही नहीं। अमृतसर देख लो, नहीं लगा हुआ मेरे ख्याल से। लुधियाने चल जाओ, शायद वहाँ भी नहीं लगा होगा। जलंधर चल जाओ, वहाँ नहीं लगा होगा। चंडीगढ़ का मैं नहीं कह सकता, यूटी है। मेजर शहरों में कार केस यूनिट लगा ही नहीं हुआ। वो वहीं गल जाती हैं, वहीं कुत्ते आगे माँ को खा जाते हैं, या वहीं उनको कीड़े पड़ जाते हैं, या कोई दफना जाता है, या कोई चामड़ी ले जाता है, कोई और एंडी है नहीं। एक्चुअली इनके कार केस यूनिट लगते हैं। जो कार केस यूनिट होता है, पूरे शहर में या कॉरपोरेशन की लिमिट में कोई भी जानवर मरता है, कोई भी जानवर मतलब कोई भी पशु मरता है, वो कार केस यूनिट में जाना चाहिए, जहाँ पे बॉडी जो है बड़े अच्छे से डिकम्पोज की जाती है, जलाई जाती है, और बड़े अच्छे से मतलब सारा काम किया जाता है। अब सेंटर पैसे देती है इसके, स्मार्ट सिटी के तहत ये होना चाहिए, सरकार करके नहीं राजी। मैं नहीं कह रहा कि मतलब पंजाब में कमी है, ये बाहर भी आप देखेंगे तो यही कुछ हो रहा होगा। लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना। लोग रोटी कपड़ा मकान के बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। जब आप इस चीज़ों के बाहर निकलोगे तो आपको एक्चुअल अवेयरनेस आएगी कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और सरकार नहीं कर रही है या प्रशासन नहीं कर रही है, तो आप उन पर उस चीज़ का दबाव बनाएंगे। आपको पता ही नहीं। अब आप पहली बारी जब गाय देखते हैं ना कि आप गाड़ी चला रहे हैं, गाय मरी हुई है जी, पहली बारी आप देखेंगे आपको दुख होएगा, दूसरी बारी देखेंगे दुख होएगा। उसका कहोगे यार ये तो प्रॉप होता है ना, जैसे आपने सजाने के लिए कोई आइटम रखी होती है ऑफिस में, आपको वैसे ही लगने लगेगा यार ये तो इधर ही होनी होती है। चौथी बारी आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल, फिर आप भूल जाते हैं। गोया तो पहली बारी घर के बाहर बड़ा माड़ा लगता है ना, चौथी बारी कहोगे तो गोया होता ही इधर है। और अभी मैंने देखा गाँव का गोहा भी बिकने लग गया। हाँ देखो, दुबई में बिकता है जी। मैं सच्ची बोलूँ, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कोई अगर हमारे को कोई सही बंदे से कांटेक्ट करा रहे तो हम बेचना चाहते हैं। बहुत गोया है जी, बट हमारे को कोई बंदा नहीं लग रहा। कहते 50 रुपए की, पता नहीं अबू धाबी को पता नहीं किसको चाहिए 50 रुपए की पर पाथी के हिसाब से हम तैयार हैं जी देने को। हमारे को नहीं लग रहा कोई, मतलब मैंने अमेज़न पे आता है, देखा नहीं आपने? मैंने सर्च भी किया जी, हमारे को कोई कांटेक्ट नहीं मिला जी। मेरे को नहीं पता लग रहा जी। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है हमारी स्टडी फेल हो गई, हो सकता है हमने सही से काम नहीं किया होगा। कोई हमारे को कहे कि जी गोया बेचना है, हमारे पास 280 गायों का गोया है, रोज एक गाय जो है मोटा मोटा 10 किलो गोया करती है जी, हमारे पास बहुत ज़्यादा गोया। प्लीज़ कोई ले जाए इस समय। तो फॉर द टाइमिंग तो जी हमारे पास में कोई फैक्ट्री है, वो हमारे से गोया लेके जाती है, वो उसकी पाथियाँ बना के तो वहाँ पे फैक्ट्री चलाती है। कोयला बैन हुआ है जिस रिसेंटली, तो हम तो उन्हें दे रहे हैं, बड़े नॉमिनल से पैसे देते हैं हमारे को, यहाँ 3 या 4 या 5 हज़ार देते हैं पूरे महीने का। तो अगर 50 रुपये किलो वाली बात है तो मैं तो कहूँगा कि मतलब बादशाही ही होगी फिर तो। शहर में सारी गौशाला हमारे को दे दो, हम चलाएंगे, किसी से पैसा नहीं लेंगे। वैसे गौ मतलब कहते गौ पैदा हुई है, वो प्रॉफिट लेते हैं लोग उससे ना, कि उससे दूध भी निकाल लेंगे और उसका गोहा भी काम आता है, गैस वगैरह बनाते हैं या और यूज़ करते हैं, भी काम आता है जी। और उसके बाद उसको काट के खा जाएंगे। हाँ, मूत्र भी काम आता है। मूत्र भी, हाँ, मूत्र भी काम आता है। एंड में काट के खा जाएंगे। नहीं काट के हम इतने फायदे ले रहे हैं। हाँ, नहीं काट के खाया तो चामड़ी को दे देंगे। चामड़ी क्या, उसकी खाल बेचता है, उसका मीट बेचता है, हड्डी बेचता है, क्या क्या नहीं करता है। मतलब मेरे को नहीं पता, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। जी। जैसे हमारे पास जो गौशाला है, हमारे पास कच्ची जगह, हमारे पास ना 7000 गज जगह है जी, उसमें कच्ची जगह, हम तो वहाँ पे गाय को बड़े अच्छे तरीके से दफनाते हैं। कुछ 2-4 लोग हैं जो बाहर से आते हैं, मतलब हमारी गौशाला के पार्ट नहीं है, लेकिन वो ऐसे काम की, जैसे कहते हैं ना, योगदान देते हैं, सेवा देते हैं। वो तो हार भी पहनाते हैं, नमक सारा करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे को खुशी होती है, जैसे घर का जी कोई जो मतलब जो डेथ होती है, जैसे उसका क्रियाक्रम करते हैं वैसे वो करते हैं, हमारे को बड़ी खुशी होती है जी। ये जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, इसमें लोगों से हमें क्या चाहिए होगा कि लोग क्या करें? देखो, मैं सच्ची बात बताऊँ, जो गाय जो गौशाला दूध बेच रही है वहाँ तो जाना ही छोड़ दो जी। आप गूगल पे सर्च करो कौन सी गौशाला है जो सही में सही काम कर रही है, जो बुजुर्ग है, बीमार है, जो गाय जिनको चोट लगी है उनकी देखभाल कर रही है। मैं नहीं कहता हमारे पास आओ, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली ठीक है, हम लोग ठीक कर रहे हैं। आप ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हम और काम कर पाएंगे, है ना, बट जितना हमारा है हम सस्टेन कर पा रहे हैं। पूरे इंडिया में बहुत गौशाला शायद ऐसी निकल आएंगी जो बिल्कुल सही काम कर रही हैं और फाइनेंशियली बहुत डाउन है, क्योंकि पैसा नहीं है ना उनको, या उनके पास आप जैसा माध्यम नहीं है, या कोई फाइनेंशियली सही लोग नहीं जुड़े हैं। वहाँ पे जाओ, आपका सबसे पहला पर्पस ही होना चाहिए, गौशाला दूध बेच रही है, यहाँ नहीं जाना, ये डेयरी फार्म है।
अगर कोई गौशाला दूध बेच रही है, वो डेयरी फार्म है, मैं बड़ा क्लियरली आपको कह रहा हूँ, वो गौशाला नहीं है। पर ये अच्छा दिखाने की ना चीज़ है। जैसे मैं हूँ, मैं बहुत बदनाम बंदा मान लो बन गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं जी गौशाला खोल दी है मैंने, तो लोग कहेंगे वाह जी वाह, इसने गौशाला खोल दिया, तो सेवा कर रहे हैं। उनको शायद नहीं पता कि मैं दूध बेच रहा हूँ, मैं तो काट रहा हूँ। मैं आपको और बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, गौशालाज में यूजली प्रधानगी के भी इलेक्शन होते हैं। गौशाला प्रधानगी के कई की प्रधान है, सालों साल नहीं छोड़ते, उसमें उनकी टॉर ही बहुत है। रिलीजियस गौशाला है, प्रधान है, कमेटी बनती है, कमेटी में 10-12 लोग होते हैं। जो मैं आपसे शेयर कर रहा था, जो गौशाला जो इन्होंने मेरे को सबसे पहले जाते ही वो मिल्किंग यूनिट दिखाया जी, उनकी जो पूरी कमेटी है उसमें 100 बंदा होना जी। हर एक का काम है जी, जे पैसे इकट्ठे करके ला, जे पैसे इकट्ठे करके ला। जनरल सेक्रेटरी पता नहीं कितने हैं, ट्रेजरर ही पता नहीं कितने। आप मतलब देखो, जितने 5 ट्रेजरर रखे हो, पैसा कितना गिरता होगा उनको कि 5 ट्रेजरर रखने पड़ गए उन्हें। दूसरी साइड हमारी गौशाला, हमारा कोई चेयरमैन नहीं, हमारा कोई प्रेसिडेंट नहीं, हमारी कोई कमेटी नहीं, हमने रखा ही कोई नहीं कि गंद ही नहीं पाना, कि गाय की सेवा करनी है, जिसने करनी है आगे करो। आप कहो जी कि मेरे को कोई ट्रस्ट में ले लो, मेरे को जी कोई प्रेसिडेंट बना दो, हमारा कोई चक्कर ही नहीं हो वाला। हमने कोई इलेक्शन थोड़ी लड़नी है यहाँ, हमारा शौक है, शौक पूरा करना है। आपका मन है, आओ जुड़ जाओ, आगे करो। आपने कहना आपकी गौशाला, हमारे को फर्क नहीं पड़ता, हम तो वैसे ही कहते हैं शहर की गौशाला है, क्योंकि यहाँ पे गायें वो आती है जिसको कोई नहीं लेता। तो हमारी शहर की गौशाला है, जो मर्जी आए, जो मर्जी गए जी कि मैंने यहाँ पे ये करना है, वो करना है, वो कर, हम कहते हैं जी सदके करो, रिलीजियस काम कोई नहीं करना। हम बड़े सही बात। मेरे मतलब एक अंकल थे, वो कहते जी बेटा मैं ना शिवलिंग लगाना चाहता हूँ। मैं कहा सॉरी अंकल जी, मंदिर लगा दो। आप शिवलिंग लगाओगे फिर बंदे कहेंगे दूध दो शिव जी पे चढ़ा दे, मैं हमारा नहीं काम होता, वो हमारे से नहीं होता। हम बड़े क्लियर हैं, सेवा के भाव से जो करना है करो, मंदिर यहाँ नहीं बनाना। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मेरे दिमाग में बात आई है कि जिसने गौशाला खोली हुई है वो सरकार से भी पैसा ले रहा है, लोगों से भी दान के रूप में पैसा ले रहा है, और दूध भी बेच रहा है। वो दूध खरीद के, जैसे हम सिख लोग हैं, दूध खरीद के उसका हम लंगर लगाते हैं। तो अब ये देखो सेवा कौन कर रहा है फिर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेवा जो लंगर लगा रहा फ्री में वो हुई, या जो चारों तरफ से पैसा कमा के कर रहा है वो सेवा हुई। हाँ, बड़ी बड़ी आपने बड़ी अच्छी बात कही है। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अब आम बंदे की बड़ी आस्था जुड़ी है, वो पता नहीं कितने सालों से गौशाला जा रहा है, उसने अपने मन की जो आप कहते हैं ना श्रद्धा पूरी करने के लिए वो चले गया। उसने कभी सोचा ही नहीं कि क्या इस गौशाला को जरूरत भी है कि नहीं है। उसको पता ही नहीं कि यहाँ पे जरूरत नहीं हो, फिर भी जाके दे ही जा रहे। और वहाँ पे क्या है, वो लैंड बैंक बढ़ी जा रहा है। मतलब मैं एक मेरे बड़े अच्छे नोन है, उनकी गौशाला है, वो गौशाला बड़ी पुरानी है, 100 साल से ज़्यादा हो गई है जी। उनके पास ऐसा लैंड बैंक है कि जैसे आपने जमीन दान कर दी, वो जमीन के कागज जरूर है इनके पास, वो गए नहीं, वहाँ पे कब्जे हुए पड़े। अच्छा। या उनके पास कई जमीन ऐसे हैं जो उन्होंने आगे फर्दर खेती के लिए दी हुई, उन्होंने वरती ही नहीं। आपका पर्पस गौशाला बढ़ाना था, आपकी गौशाला 100 साल में एक ही है। सही बात है। हमारे को 3 साल आए, हमारी 3 हो गई है। क्या हमारा पर्पस क्या है? मतलब लोग प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए भी बना लेते हैं ना, क्योंकि गौशाला बना लेंगे, बाद में फिर धार्मिक हो जाएगा कि देखो जी ये तो गौ माता को कर रहे हैं। अच्छा, आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। बहुत लोग गौशाला जो हैं उस जगह पे जाके बनानी शुरू कर देते हैं जिसका उस समय कोई पास में वाली वारिस नहीं दिख रहा होता, उस पर कब्जा हो जाता है। ये तरीका है कब्जा करने का। मुड़ के बंदा गए जी मेरी जमीन थी आप मेरी ले गए, बाकी बंदे कहेंगे यार तो क्या वो धार्मिक काम हो रहा है, छोड़ छोड़ छोड़, वो तो क्या उसके बेचारे को बताइए, मतलब वो तड़वा नहीं सकता, वो उठा नहीं सकता वहां से उनको। फिर बड़ा औखा काम है जी, बड़ा औखा काम, क्योंकि लोग भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोग धार्मिक तौर से जुड़े हुए हैं ना। फिर हाँ लगता है कि हमारी माँ को की वो निकाल रहे हैं। हाँ देखो वहां पे अंदर माँ का काम ही गलत हो रहा है। जिसको आपने माँ माना उसका आपने रेप भी कर दिया, उसका आपने बच्चा भी दूर कर दिया, मतलब माँ जो का छोड़ा ही नहीं, उसका आपने दूध भी बेच दिया। उसके बाद जो माता दूध देने से मतलब बस होगी, आपने गौशाला में सोच लिया कि चल छोड़ यार दूसरी वाली ले आते हैं, ये कोई ले जाएगा। तो रह क्या गया एंड में? मूर्ति रहेगी जिसकी आप पूजा कर रहे हो वहाँ जो पे। गौ को गौ माता बोल रहे हैं वो ध्यान नहीं दे रहे, जो माता नहीं बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं बस ये भगवान का बनाया हुआ एक जीव है, वो ज्यादा सेवा कर रहे हैं। यस, आप डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दोगे ना, माता तो फिर आप कैटेगरी बनाओगे माता की। आपको गाय है, गाय है जैसी मर्जी है, बैल है जैसा मर्जी है, उसको सेवा की जरूरत है, करो सेवा। आप क्यों माता बोलना चाहते हो जब आपने वो सारे चीजें खराब पहले ही कर दी हुई हैं उसके लिए? मतलब माता बोल बोल के उसका बेड़ा कर दिया। सही बात उसके पल्ले रहा ही कुछ नहीं।
ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਵੀ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨੋ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੰਨੋ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤਿਆ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਨੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਾਂ ਜਾਂ ਬੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 280 ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 200 ਵਲੈਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ 50 ਤੋਂ 60 ਮੇਲ ਬੁੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬਲਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਕਲੌਤੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਆਮ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੈਟ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੈਰਾ ਵੈਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਜਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100% ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਬਚਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੇਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਲੌਤੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਚਾਰਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਕਲੌਤੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੋਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਯੂਜਲੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਗੋਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਏ ਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੀਵਰੇਜ ਨੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੋਇਆ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਨੋਮੀਨਲ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਗਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ, ਖਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਰ ਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਉਹਨੇ 12 ਸਾਲ ਲੈਣੇ, ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਦ 3 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਾਵਾਂ ਵਧਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਟੈਗ ਲਗਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਗ ਲਗਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ। ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਮ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ। ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਗ ਤੇ ਨਾ ਬਾਰ ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਰ ਕੋਡ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਟੈਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆਓਗੇ, 280 ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60 ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੈਲੋ ਟੈਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਗ ਲਾ ਦਈਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਆ ਫੰਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਾ ਖੂ ਲਏਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਐਡੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਾਹਰ ਫਿਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਏਗਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25 ਅਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਆ ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਂਢ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਧੁੰਦ ਹਨੇਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਧੁੰਦ ਛੱਡੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਯੂਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਏਗੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਪਲਟਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਸੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਗਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਗਾਂ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਜ਼ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇੱਕ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਰ ਉਹ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੀਗਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਰ ਜੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 1000 2000 1500 ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਉਹਨੂੰ 50000 ਤੇ 2 ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਰੱਖੋ, ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਗਾਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜੋ ਸੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਕੱਢ ਲੈ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਫੇਰਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਆ ਗਾਵਾਂ ਦੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਈ ਇਨਸਾਨ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗਊ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਛੜਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਘਟਣਗੇ ਹੀ ਘਟਣਗੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ। ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਬਲਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਕੇ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਜਾ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਈਡ 'ਚ, ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਣਦੀਆਂ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਾਂਢ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਗ ਮਾਰਦਾ,
ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਂਭਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਊਸਸ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਂ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੇਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਲਾਚਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਾਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਰ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਗਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਫੁੱਲ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਫੜ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।